हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जीनियस एकेडमी पर पृष्ठ रसायन का लेक्चर नंबर 07 और आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण जरा समझना। देखो, एंजाइम उत्प्रेरण एक्चुअली में प्रक्रिया का नाम है और यह ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी उत्प्रेरण प्रक्रिया है जो एंजाइमों के द्वारा होती है। तो सबसे पहले एंजाइम देखते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। देखो, एंजाइम एक्चुअली में उत्प्रेरक ही होते हैं, लेकिन इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं अपन, लेकिन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ को जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं और एंजाइम एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक का उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इनकी प्रकृति बच्चों एंजाइमों की नाइट्रोजनी होती है और ये प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं। किस प्रकृति कैसी होती है इनकी? प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं और प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है, मतलब अमीनो अम्ल नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो समझने वाली कहानी यहाँ पर ये है कि नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल बनते हैं। नाइट्रोजन से क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल बनते हैं। और अगर अमीनो अम्लों का अपन बहुलकीकरण कर दें, मतलब अमीनो अम्ल को एक इकाई बांध के और इसका बहुलकीकरण कर दें, तो बनता है प्रोटीन। तो बनता है हमारे पास प्रोटीन। समझ में आ रही बात आपको? और प्रोटीन प्रकृति के होते हैं पदार्थ एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, लेकिन उनकी प्रकृति प्रोटीन है। प्रोटीन प्रकृति के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसका अणुभार बहुत ही उच्च होता है। क्लियर है? और जो सजीवों के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, जैसा आपने बहुत सारे एंजाइमों के नाम सुने होंगे। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। देखो, एंजाइमों के बिना हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन्हें अपन जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ये संभव नहीं है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइमों से ही होती हैं। ठीक है, जैसे हम एक जैव रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं बहुत सारे। अगर हमारे शरीर में एंजाइम है तो 1 से 1.5 घंटे में जो हमने खाना खाया है उसका पाचन हो जाता है, बहुत ही फास्ट। लेकिन अगर हमारे शरीर से इन एंजाइमों को बाहर निकाल दिया जाए तो यह पाचन 30 वर्षों में जाके पूर्ण होगा। तो आप महत्व समझ सकते हैं एंजाइमों का। क्लियर है? 30 वर्ष लग जाएंगे। तो एंजाइम क्या होते हैं? वे जैव रासायनिक उत्प्रेरक, वे जैव रासायनिक उत्प्रेरक जो उच्च अणुभार वाले व प्रोटीन प्रकृति के, उच्च अणुभार वाले व प्रोटीन प्रकृति के नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। वे जैव रासायनिक उत्प्रेरक जो उच्च अणुभार वाले वे प्रोटीन प्रकृति के नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं तथा सजीवों में होने वाली अभिक्रियाओं को संचालित करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। मतलब एंजाइम कहलाते हैं। यह प्रक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण, यह प्रक्रम एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। यह प्रक्रम एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है? एक प्रक्रम है जिसमें एंजाइम जो है जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और हमारे शरीर में होने वाली, सजीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ठीक है, यदि ये एंजाइम हमारे शरीर में ना हो, शरीर में नहीं हो, तो पाचन जैसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जो सामान्यतः
1 घंटे में पूरी हो जाती, 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है, वह इनके अभाव में 30 वर्षों में पूरी होगी। महत्व तो समझ में आते ही इस लाइन से आपको। एंजाइम 30 वर्षों में पूर्ण होगी वह पाचन अभिक्रिया जो झटपट हो जाती। ठीक है, चलो। अच्छा, एंजाइम के अणुओं का जो आकार होता है वो 10 से 100 नैनोमीटर होता है लगभग, जो काफी बड़ा है अपने आप में। एंजाइम अणुओं का आकार, इनके अणुओं का आकार, इनके अणुओं का आकार 10 से लगा के 100 नैनोमीटर होता है, 10 से लगा के 100 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, उच्च अणुभार वाले होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। क्लियर है, ये सारी कहानी आपके समझ में आ रही है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। अच्छा, अगर अपन बात करें उदाहरणों की, एंजाइमों के उदाहरण, तो उदाहरण पहला आता है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है एक्चुअली में, ये किण्वन करता है, यह किण्वन करता है। अभी किण्वन क्या होता है जरा समझो। फर्मेंटेशन, अल्कोहल या शराब बनाना, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, फफूंद होती है एक ईस्ट, किसमें पाया, किसमें जाता है, यह ईस्ट फफूंद में पाया जाता है। ईस्ट फफूंद, ये कवच, फफूंद या कवच में मिलता है। ईस्ट नामक फफूंद में मिलता है जाइमेज एंजाइम। इस ईस्ट फफूंद को अपन क्या डालते हैं, ग्लूकोज के अंदर डाल देते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, और इसमें अपन डाल देते हैं ईस्ट, तो वहां से जाइमेज एंजाइम निकलेगा, जाइमेज एंजाइम। ठीक है, और ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इसको बदल देता है एथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन चलती है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोई दूसरा एंजाइम। जाइमेज एंजाइम के बाद हम बात करेंगे एक एंजाइम होता है माइकोडर्मा एसिटाई। माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम, ये क्या काम करता है, एथेनॉल को, जो एथेनॉल बना है ना इसमें से याद रह जाएगा आपका, एथेनॉल को ऑक्सीकृत कर देता है, किसमें, एसिटिक अम्ल में, साथ में जल बाहर। यहाँ पर ये एंजाइम लगा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको बराबर। ठीक है ना, और अभिक्रिया देखते हैं अपन। एक एंजाइम होता है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम, ये क्या करता है, यूरिया का जल अपघटन करता है। ये सोयाबीन में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है ये एंजाइम। यह यूरिया का जल अपघटन करता है, यूरिया का जल अपघटन करके अमोनिया और CO2 देते हैं। यूरिया होता है NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये सूत्र है यूरिया का। ठीक है, इसका जल अपघटन कर देता है, जल का अणु है HOH, यहाँ लगा हुआ है यूरिएज एंजाइम। ठीक है, तो ये H बच्चों यहाँ चला जाता है, ये H यहाँ चला जाता है, अमोनिया यहाँ से बाहर, अमोनिया और ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है CO2, तो 2 अमोनिया के अणु प्राप्त होंगे और एक CO2 का। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास आता है इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, जो सुक्रोज होती है, चीनी, ठीक है, सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। सुक्रोज C12H22O11, ये सुक्रोज का
अणु है एक, ठीक है। इसका जल अपघटन करके इन्वर्टेज एंजाइम बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दोनों के अणुसूत्र सेम होते हैं, C6H12O6 ही ग्लूकोज का अणुसूत्र है और यही अणुसूत्र फ्रक्टोज का होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट नामक चैप्टर, जो जैव अणु चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसमें देखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाएं पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज एक्चुअली में दोनों समावयवी होते हैं। इनका अणुसूत्र समान होता है परंतु इन गुणों में अंतर होता है। याद आ रहा है ना, समावयवता, अणुसूत्र समान है परंतु गुणों में अंतर है, ठीक है, समावयवी होते हैं। अभी सिर्फ इतना देखो कि इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ देता है, जल अपघटित कर देता है अपनी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यूरिएज एंजाइम यूरिया का जल अपघटन करता है अमोनिया CO2 में। माइकोडर्मा एसिटा एथेनॉल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, साथ में जल। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ देता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये स्पेशल होते हैं। मतलब क्या है, अगर अपन यूरिएज एंजाइम को यहाँ लगा देंगे, जरा समझना, अगर हम यूरिएज एंजाइम को जाइमेज एंजाइम की जगह लगा दूंगे और जाइमेज को यूरिएज की जगह, तो दोनों रिएक्शन रुक जाएंगी। मतलब यूरिएज एंजाइम ऐसा नहीं है ग्लूकोज को एथेनॉल और CO2 में बदल देगा, या जाइमेज ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ देगा, यूरिया को तोड़ देगा, जल अपघटित कर देगा। हर एक एंजाइम विशिष्ट होता है, ठीक है ना। एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है एक प्रकार का एंजाइम। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये वाली लाइन, एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, एक एंजाइम अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं एंजाइम की विशिष्टता, जो भी अपन आगे देखेंगे एंजाइमों के गुणों में। इतना उतार लो, ठीक है। इसके बाद अभी और है 2-3 रिएक्शन पाचन से संबंधित है। एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है। और भी यहाँ पर 2-3 रिएक्शन हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम होता है, सुना होगा, बायो वाले बच्चों ने भी सुना होगा जरूर। ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को, ठीक है, जैसे दाल अगर हम अपन खाते हैं या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जो प्रोटीन से भरपूर है, तो हमारे शरीर में जा करके और कैसे पचित होती है, उसका पाचन कैसे होता है, ठीक है। उसमें एक एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन उस प्रोटीन को, ठीक है, किसमें बदल देता है, अमीनो अम्लों में। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन बहुलक होते हैं, किसके, अमीनो अम्लों के, समझ गए। तो अमीनो अम्ल वापस से मिल जाते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल अणुओं का वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके थ्रू या जिसके द्वारा जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विभाजन हो जाता है, उसी तो कहते हैं पाचन। तो जटिल अणु क्या है, प्रोटीन, उसको किसमें टूटना, अमीनो अम्लों में। तो ये पाचन ही हो रहा है। तो ये काम कौन करता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम समझ में आ रही कहानी, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन, ठीक है, उस पर ये एंजाइम काम करता है, ठीक है, और इसको बदल देता है अमीनो अम्लों में। समझ में आ रही कहानी। छठा जो एंजाइम है और 7वां जो एंजाइम है, ये लार में मिलते हैं। छठा होता है हमारा टाइलिन एंजाइम, टाइलिन, ठीक है। ये क्या करता है, लार में, किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है, ठीक है। ये एंजाइम अमाशय में पाया जाता है, अमाशय, इतना ध्यान रखो, लार में पाया जाता है। ये क्या करता है, स्टार्च प्रक्रिया करता है बच्चों। स्टार्च, जैसे आलू में स्टार्च मिलती है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, जैसे आलू में, अपने आलू खा लिया हो, आलू है, चावल है, ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों में स्टार्च होता है। स्टार्च जब टूटता है टाइलिन एंजाइम लार में, जैसे अपन मुंह में आलू खाते हैं तो वहीं से आलू पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, ये स्टार्च को तोड़ता चला जाता है और स्टार्च को तोड़ देता है किसमें, ये माल्टोज में। माल्टोज में जाके रिएक्शन रुकती है। अब ये माल्टोज क्या है, आप इतना ध्यान रखो, अगर एक ग्लूकोज के अणु को दूसरे ग्लूकोज के अणु से मिला दिया जाए तो जल का अणु तो बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला दे तो जल का अणु तो बाहर निकल जाता है और क्या बनती है, माल्टोज। मतलब ये एक डाइसैकेराइड है, ये एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार की, जैसे सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। लेकिन सुक्रोज को कैसे प्राप्त किया जाता है, एक ग्लूकोज के अणु को जब फ्रक्टोज के अणु से मिलाते हैं तब सुक्रोज बनता है। बट माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनने वाला डाइसैकेराइड है, ठीक है। अच्छा, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणु मोनोसैकेराइड है,
फ्रक्टोज का अणु भी मोनोसैकेराइड है। अब दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा। अब ये डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है तो माल्टोज है, और अगर ये डाइसैकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा वापस सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज कैसा डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, और माल्टोज कैसा डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। समझिए, तो टाइलिन ने क्या किया है, स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। अभी भी इस माल्टोज को तोड़ा जा सकता है। एक एंजाइम और होता है, मैं आपको बता दूं, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम और होता है, अगर उसकी क्रिया करा दी जाए तो फिर माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ के क्या बना देता है, ग्लूकोज। ये माल्टोज ग्लूकोज की दो इकाइयों से मिलकर बना हुआ है ना, तो ग्लूकोज की दो इकाई भी टूट जाती है और ग्लूकोज फ्री हो जाता है। ये सरल हो गया, अब पाचन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन एक एंजाइम और होता है, आप ध्यान रखना, वो होता है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम, ये भी लार में पाया जाता है, लार में सेम, और ये भी सेम स्टार्च पर ही क्रिया करता है। ठीक है, लेकिन फिर अंतर क्या है, देखो उत्पाद में अंतर। ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी तुलना में, स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, किसकी तुलना में, टाइलिन की तुलना में। तो ये सीधा स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। टाइलिन तो क्या कर रहा है, माल्टोज में बदल रहा है। अगर हमें ग्लूकोज चाहिए फिर माल्टेज एंजाइम लगाना पड़ेगा, यहाँ जरूरत नहीं है माल्टेज की, अमाइलेज सीधा ही इसको ग्लूकोज में बदल देगा फाइनल। तो ये कंप्लीट स्टार्च का कंप्लीट पाचन कर रहा है। सबसे सरल इकाई ग्लूकोज है, इसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो स्टार्च का कंप्लीट पाचन एमाइलेज करता है, टाइलिन नहीं करता। टाइलिन थोड़ा आंशिक पाचन करता है। एक और बच गया लास्ट, जो फिर सबने सुना है, लैक्टिक बेसिलाई एंजाइम। लैक्टिक बेसिलाई, ठीक है, ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं ना उनमें पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं में मिलता है। दूध को दही में बदलता है ये एंजाइम। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम। तो ये नोट कर लो, इतने सारे एंजाइम मैंने लिख दिए। ठीक है, अब हर एक एंजाइम निश्चित काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सब लैक्टिक बेसिलाई एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा और एमाइलेज दूध को दही में बदल देगा, नहीं। दूध को दही में बदलने का काम सिर्फ लैक्टिक बेसिलाई का, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम एमाइलेज का है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम टाइलिन का है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम पेप्सिन का है। विशिष्ट होते हैं एंजाइम, अपनी अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। इनमें विशिष्टता पाई जाती है। समझ में आ रही है आपको ये बात एकदम क्लियर से? ठीक है, चलो नोट कर लो। अब अपन देखते हैं एंजाइमों के लक्षण। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एंजाइम विशिष्ट होते हैं अपनी अभिक्रिया के प्रति, तो एंजाइमों के लक्षण देखते हैं अपन। अब एंजाइमों के लक्षण देखने के बाद फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि एंजाइमों की क्रियाविधि कैसे काम, मतलब एंजाइम काम कैसे करते हैं। समझ रहे हो ना, एंजाइमों की क्रियाविधि कैसे होती है। एंजाइम उत्प्रेरण, जैसे हमने समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि देखी थी कि समांगी उत्प्रेरण तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पे काम करता है, उसकी क्रियाविधि, और विषमांगी उत्प्रेरण जो अभिक्रिया होती है उसका सिद्धांत किस पे काम करता है, अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, ऐसे एंजाइम उत्प्रेरण जो है वो ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करता है। वो देखेंगे अपन, एमिल फिशर ने जो ताला चाबी सिद्धांत दिया था वो। ठीक है, तो अपन देखते हैं एंजाइमों के लक्षण। एंजाइमों के लक्षण, ठीक है, सबसे पहला सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। पहला लक्षण है सर्वाधिक प्रभावी। इसका मतलब क्या है, देखो अगर एंजाइम की उपस्थिति होना तो उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया 10 लाख गुना बढ़ जाती है लगभग। एंजाइमों की उपस्थिति में प्रभावी मतलब इनकी उपस्थिति मात्र से कितना प्रभाव पड़ा। एंजाइम की उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं 10 लाख गुना बढ़ जाती, गुना तक बढ़ जाती।
रेंज मतलब 5 लाख गुना बढ़ जाती हैं, ये 4 लाख गुना बढ़ सकते हैं, लास्ट 10 लाख गुना तक बढ़ती हैं। दूसरा, अत्यंत कम मात्रा लगती है इनकी, अत्यंत कम मात्रा, या सूक्ष्म मात्रा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा बोल सकते हैं, चाहे अत्यंत कम मात्रा बोल दो, मतलब इनकी कितनी मात्रा चाहिए मात्रा। एंजाइमों की 1/10⁶ मोल मात्रा, ये पर्याप्त है। 1 मोल नहीं, 1 मोल का 10 लाखवां हिस्सा, 1/10⁶, 10⁶ क्या होता है, 10⁶ होता है 6 जीरो, मतलब 10 लाख। 1 मोल का 10 लाखवां हिस्सा अगर लेना हम, 1/10⁶ मोल मात्रा ले, तो अभिक्रिया 10⁻³ से लगा के और 10⁻6 गुना तीव्र हो जाती, मतलब 1000 गुना से लगा के 10 लाख गुना तक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है अगर एंजाइमों का इतनी सी मात्रा ली जाए तो इसे बोलते हैं कि बहुत सूक्ष्म मात्रा लग रही है, ऐसे नहीं सब किलो 2 किलो लग रही है, सूक्ष्म मात्रा लग रही है, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट यहां पर है, इष्टतम ताप व इष्टतम पीएच। अब ये क्या है, देखो हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो एक विशेष ताप परास में अच्छे से विक्रिया करते हैं और अनुकूलतम ताप परास बोलते हैं इष्टतम ताप, और ऐसे ही हमारे शरीर में पीएच जो होता है वो भी विशेष होना चाहिए, उस पर अभिक्रिया एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो उसका तापमान बढ़ने लगता है, इससे क्या होता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता घट जाती है, या कोई व्यक्ति बहुत ठंडा पड़ जाता है तो भी ताप घटने लगता है, ताप घटे चाहे ताप बढ़े, घटे चाहे ताप बढ़े, है ना, ताप चेंज अगर हो जाता है तो उससे एंजाइमों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो इष्टतम ताप मतलब अनुकूलतम एक ताप परास होती है, वो होनी चाहिए अगर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील रखने हैं, तो ऐसे इष्टतम पीएच होती है। तो ताप व पीएच के वे मान जिन पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते, एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, इष्टतम ताप व इष्टतम पीएच कहलाती। उदाहरण के तौर पर इष्टतम ताप कितना होता है जरा समझ, इष्टतम ताप होता है 298 केल्विन से 310 केल्विन, ये इष्टतम ताप सबसे बेस्ट ताप है। इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो दोनों स्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता घटती है, ठीक है। और इष्टतम पीएच होती है हमारे शरीर की, अगर पीएच 7.4 है तो इस पीएच पर एंजाइम सर्वाधिक अनुकूल होते हैं और अभिक्रियाओं को सबसे अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं, क्रियाशीलता बनाए रखते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। क्लियर है, तो ये पीएच और ये टेम्परेचर रेंज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रकृति, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं इनकी प्रकृति कोलाइडी प्रकृति होती है, ये कोलाइडी प्रकृति के पदार्थ होते हैं तथा विद्युत अपघट्ट डालकर इन्हें स्कंदित किया जा सकता है। स्कंदित किया जा सकता है, इतना नोट करो। नोट कर लिया। अब है विशिष्टता, कि एंजाइम विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब है कि एक एंजाइम
एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, एक एंजाइम अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता। एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, सभी अभिक्रियाओं को नहीं। अर्थात एंजाइम अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्ट होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि जैसे यूरिएज एंजाइम फिक्स है कि यूरिया का जल अपघटन करेगा। जैसे यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का जल अपघटन करता है, अन्य यूरिया जैसे अन्य किसी पदार्थ का जल अपघटन नहीं करता। यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का जल अपघटन करता है। अन्य पदार्थ का नहीं। ऐसे लिख सकते हैं जाइमेज एंजाइम, दिख रहा है? जाइमेज एंजाइम केवल क्या काम करता है? जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है, और को नहीं। जाइमेज केवल ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है। विशेष है, ऐसा नहीं कि जाइमेज एंजाइम यूरिएज एंजाइम जैसा काम कर लेगा, यूरिएज जाइमेज वाला। मतलब यूरिएज एंजाइम को सभी अभिक्रियाओं में लगा के आप थोड़ी ना अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं, उसकी जो विशेष अभिक्रिया उसी में वो काम करता है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ पॉइंट, नोट कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हमने एंजाइम वो पढ़े थे उत्प्रेरक, वर्धक और विष, ऐसे एंजाइम वर्धक और एंजाइम विष भी होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंजाइम वर्धक क्या होते हैं, छठा पॉइंट। फिर एंजाइम विष क्या होते हैं। ठीक है, ये है इनके गुण, ये लक्षण। तो देखो एंजाइम वर्धक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं एंजाइम वर्धक जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जैसे विटामिन और धातु आयन, ये एंजाइम वर्धक का कार्य करते हैं। विटामिन और धातु आयन एंजाइम वर्धक का कार्य करते हैं। ठीक है, जो हम विटामिन लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो एंजाइम बैठे हुए हैं ऑलरेडी, उनसे क्रिया करते हैं, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। विटामिन एंजाइम नहीं है। देखो एंजाइम वर्धक, मैंने बताया था ना, उत्प्रेरक वर्धक खुद उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन वे उत्प्रेरक जो मुख्य उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया में, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। उसके साथ इस प्रकार से जुड़ते हैं कि सक्रिय केंद्र बढ़ जाते हैं मुख्य उत्प्रेरक की सतह पर, और अभिक्रिया तेज होने लगती है। तो ऐसे एंजाइम वर्धक होते हैं। छठा पॉइंट है एंजाइम वर्धक। ऐसे पदार्थ जो एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, जो एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, एंजाइम वर्धक कहलाते। से पदार्थ जो एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं एंजाइम वर्धक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद रखना, विटामिन व धातु आयन। अब धातु आयन कौन कौन से? धातु आयन जैसे सोडियम धातु आयन, मैग्नीज धातु आयन, Fe+3 आयन, कोबाल्ट +2 आयन, कॉपर +2 आयन, जिंक +2 आयन। ठीक है, ये धातु आयन और विटामिन, ये ऐसे पदार्थ हैं जो एंजाइमों से जुड़ के और एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से होते हैं एंजाइम विष। नेक्स्ट देख लेते हैं एंजाइम विष। अब ये क्या करेंगे, समझ गए होंगे आप।
एंजाइमों की क्रियाशीलता घटाते हैं। कैसे? एंजाइमों की सतह पर कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जो मुख्य अभिकारक से क्रिया करके अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन एंजाइम विष क्या काम करते हैं? इन मुख्य क्रियात्मक समूहों को संधमित कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो एंजाइमों की सतह पर मौजूद कुछ क्रियात्मक समूह, जैसे OH हो सकता है, SH हो सकता है, COOH हो सकता है, इस तरह से के समूह होते हैं। एंजाइमों की सतह पर मौजूद कुछ क्रियात्मक समूह से क्रिया करके, समूहों से क्रिया करके उन्हें संधमित या अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे मुख्य क्रियाकारक एंजाइम से नहीं जुड़ पाते। मुख्य क्रियाकारक एंजाइम से नहीं जुड़ पाते। एंजाइम विष कहलाते। उदाहरण ध्यान रखना, हाइड्रोजन साइनाइड व कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, यूवी प्रकाश से इन्हें नष्ट किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। यूवी प्रकाश डालकर इन विषों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइमों के लक्षण होंगे सारे। अब देखते हैं एंजाइमों की क्रियाविधि, मतलब एंजाइम की जो अभिक्रिया होती है, एंजाइम किस तरह से किसी अभिकारक की अभिक्रिया को तेज करता है, तो उसकी क्रियाविधि क्या है? तो ये ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करती है। एंजाइम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नोट कर लिए। चलो अब आप हेडिंग लगा लो, एंजाइमों की क्रियाविधि। जिस तरह, देखो ध्यान रखना, जिस तरह से क्या होता है, विशेष ताले की चाबी विशेष होती है। एक विशेष ताले की चाबी विशेष ही होती है, वो चाबी उस ताले में जाके फिट हो जाती है और उसको खोल देती है। बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है, विशेष एंजाइम पर कोई विशेष प्रकार का अभिकारक ही जाके जुड़ता है। एक्चुअली एंजाइम की सरफेस पर कुछ छोटे छोटे छिद्र या कोटर होते हैं। ठीक है, ये मुक्त संयोजकताएं इस प्रकार की होती हैं कि जिन पर हर एक अभिकारक आकर नहीं जुड़ सकता, कुछ विशेष अभिकारक ही जुड़ता है। जैसे यूरियज एंजाइम, तो यूरियज एंजाइम की कोटर ऐसी होगी, उसकी सरफेस पर ऐसे समूह होंगे, ठीक है, जो केवल यूरिया के अणुओं को ही बांध सकते हैं, ग्लूकोज के अणुओं के, सुक्रोज के अणुओं को नहीं बांध सकते। तो वो यूरिया प्रक्रिया करता है, यूरिया का जल अपघटन करके अमोनिया CO2 देता है। जबकि जाइमेज एंजाइम की सतह पर कुछ इस प्रकार के कोटर होंगे जो ग्लूकोज को ही बांधते हैं। मतलब कहने की बात समझो कि विशेष प्रकार की अभिक्रिया, जो विशेष एंजाइम एक विशेष प्रकार के अभिकारक से जुड़कर उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित। ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित है। अब जिस तरह एक ताला चाबी में जाके फिट हो जाता है और उसको खोल देता है, इसी तरह से एंजाइम में जाके अभिकारक फिट हो जाता है, ठीक है, और अभिक्रिया हो जाती है, उत्पाद बन जाता है। ठीक है, कोई एक अभिक्रिया लेते हैं अपन, जैसे ये एंजाइम है, मान लो ये एक अभिकारक है S, ठीक है, ये उत्पाद P बना रहा है एंजाइम E की उपस्थिति में। ये क्या है? सबस्ट्रेट, S फॉर सबस्ट्रेट, ये अभिकारक, E फॉर एंजाइम और P फॉर प्रोडक्ट यानी उत्पाद।
ठीक है, तो यह अभिक्रिया दो पदों में हो रही। ठीक, पद एक, ई व एस से, ई व एस के जुड़ने से, ई व एस के जुड़ने से ईएस संकुल का निर्माण, ईएस संकुल का निर्माण होना। ठीक है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट यानी क्रियाकारक से जुड़ के ईएस संकुल बना देता है। कैसे, देखो जरा ध्यान दो, ये हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इन्हें अपन क्या कहते हैं, कोटर, गड्ढे या क्रियात्मक समूह। ठीक है, अच्छा ये एंजाइम ई है, इस पर अभिक्रिया करने के लिए कौन आ रहा है, इसी के जैसा ऐसा एक अभिकारक आ रहा है जिस पर ऐसे खांचे निकले हुए हैं जो इस एंजाइम में फिट हो। अब एंजाइम तो ऐसा भी हो सकता है, देखो कोई एंजाइम मान लो ऐसा हुआ, तो ये वाला इसमें नहीं फिट होगा अभिकारक, फिर कोई ऐसा अभिकारक चाहिए होगा ऐसा। समझ रहे हो कहानी? मतलब एंजाइम कैसा है, इसकी सरफेस पर किस प्रकार के गड्ढे हैं, उसी से मैच करता हुआ अभिकारक आएगा और जुड़ेगा और ईएस संकुल बनेगा। हर प्रकार का अभिकारक हर प्रकार के एंजाइम में नहीं जुड़ सकता। हर तरह की चाबी को किसी एक ताले में लगा के नहीं खोल सकते अपन, विशेष होती है वो। समझ में आ रही बात? और ये हमारा अभिकारक है एस। ठीक है, ये अभिकारक। तो क्या होता है यहाँ पर, ये दोनों क्रिया करते हैं और ईएस संकुल इस तरह से बन जाता है। लेकिन ये मान लो लाइनिंग दिखा देते हैं अपन इसको। ठीक है, देखो ये है ईएस संकुल। अब एक बात ध्यान रखना, ये उच्च ऊर्जा का अस्थायी संकुल है, उच्च ऊर्जा का अस्थायी संकुल। अब उच्च ऊर्जा क्या है तो अस्थायी होगा, सीधी सी बात है। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए तुरंत टूटता है। तो अब पद दो क्या है आपका, ईएस। वैसे तो ईएस संकुल से एक ईपी संकुल बनता है, ये है पद, ईएस संकुल से ईपी संकुल बनना, फिर ईपी संकुल उत्पाद में टूट जाता है। 3 पद लिख लो, कोई बात नहीं, 3 पदों में हो रही, करा देते हैं सभी क्रिया को। ईएस संकुल से ईपी संकुल बनना। ठीक है, देखो जरा, ये ईएस संकुल। ठीक है, ये बदलता है ईपी संकुल। ये देखो ईपी संकुल ऐसे बनता है, यहां से ब्रेक होने लगता है ये देखो ब्रेक हो गया ना, खांचा सा बन गया बीच में, ये ईपी संकुल है, मतलब उत्पाद बनने वाला है। ठीक है, तो ईएस संकुल में फिर लिखा ईपी संकुल। अब पद 3 में क्या होता है, ईपी संकुल से उत्पाद का बनना, मतलब ये टूटता है आगे, ये पद 2 है हमारा, और पद 3 में इसी को लिख रहा हूँ आगे, एंजाइम बनना। एंजाइम पुनः अलग हो जाएगा, देखो एंजाइम, देखो एंजाइम एज इट इज अलग हो गया, ये एंजाइम है। ठीक, और उत्पाद बन गया, देखो इस तरह से। ये हमारे उत्पाद हैं दोनों। फील आया नहीं है, देखो किस तरह से उत्पाद बने। एंजाइम दोबारा से अलग हो जाए क्योंकि एंजाइम उत्प्रेरक है, और हम पढ़ चुके हैं जो उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं वो अभिक्रिया के अंत में दोबारा बच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया
होती है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि मैंने आपको समझाई। ठीक है, चलो तो ये था आज का वीडियो लेक्चर बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, जिनका आज के टाइम में बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उपयोग है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में, प्यूरिफाइंग इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उनका यूज होता है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, जिसको अपन जियोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक हुआ है कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलियन क्या होते हैं। क्लियर है, कोलाइडी विलियन का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक तो ये पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।